हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब जो बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उनको एक वर्ड दिख रहा होगा, कंप्लीट डिटेल्ड इंट्रो। अब इसका मतलब क्या है, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि इस 3.2 की इंट्रोडक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज को थोड़ा बहुत याद तो करना ही है। तो वो सभी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वो मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, जो आपको इस मतलब एक हिसाब से आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प कर सकती है वो वीडियो। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उस वीडियो में बेसिकली हमने ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था। ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, साइन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, कैसे याद रखना है। फिर उसका बड़ा सा टेबल जिसमें 180, 270, 360 भी डिस्कस है। क्वाड्रेंट्स, ये कुछ अपने तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। ये फॉर्मूलाज, ये क्वेश्चंस के लिए टिप है आपकी। तो ये वीडियो भी आपको आनी चाहिए। और जिन बच्चों को लगता है, देखो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी जिसमें मैंने आपको फिर भी आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बताने की कोशिश की है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। बट जिन बच्चों को लगता है कि नहीं, मुझे सभी का रीज़न चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, या जिन बच्चों को लगता है कि हमें क्लास 12th में कोई दिक्कत ना आए, हमें अगर कोई हायर एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन करनी है मैथ्स में, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी वीक ना रहे, तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट डिटेल इंट्रो मतलब कि ये वीडियो अलग से बनाई है। और इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का वो बोलते हैं ना कि हम पोस्टमार्टम ही कर देंगे, कि कोई भी चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपको लगेगा कि सर हमें ये नहीं पता, या हमारा जो बेसिक है यहाँ से जो वो वीक रह गया ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको कंप्लीट डिटेल्ड इंट्रोडक्शन यहाँ पर मिलेगी, और मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको मटेरियल, किसी भी चीज़ का जो मटेरियल है वो आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। बट मेरा मोटिव ये होता है कि चीज़ों को मैं भी आपके सामने जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी कोई और टीचर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाएगा। वो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री को किसी और तरीके से मतलब कोई और मतलब कि फॉर्मूला बता देगा, आपको वही फॉर्मूला वो बताएगा कोई और टीचर, और वही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। बट मेरा मोटिव या मेरा थोड़ा सा तरीका इस तरह से होता है कि मैं आपको चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने रख पाऊँ, ताकि आप उनको ईजिली ग्रैप्स मतलब समझ पाओ। तो यही मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। देखो, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो पहली बात तो आपके मन में यही डाउट होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ से आ गए। हमें तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये हमें और भी मतलब ज़्यादा परेशान करेगा। यस, ये आपको परेशान कर सकता है अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो देखो, हमने जो शॉर्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा, ये टेबल, ये सभी ने अपने मतलब इसको मतलब कि क्रैम की रट्टा मारा हुआ है। क्वाड्रेंट्स पढ़े, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये इंटरचेंज होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी किस किस तरह से याद रखना है। तो इन सब बातों का आंसर जो है, मतलब ऐसा क्यों होता है, अगर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 3.1 की इंट्रोडक्शन में चलते हैं। तो 3.1 में हमने क्या सीखा था, आपको याद है, वहाँ पर हमने डिग्री और रेडियन मेजर सीखा। मैंने आपको बताया था कि रेडियन मेजर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका कंसेप्ट याद है तो इसमें हमने एक यूनिट सर्कल बनाया था, मतलब एक यूनिट 1 रेडियस वाला एक सर्कल बनाया था। उसके बिहाफ पर मैंने रेडियन मेजर 1 रेडियन आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। ठीक है, तो वहीं से हम कुछ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो, और एक और बात बता दूं, मैंने आपको वैसे लास्ट जो इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि सब कुछ साइन, आपको ये नहीं याद रखना कि साइन है, कॉस है, टेन है, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट है। आपको सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है। अगर आपको साइन और कॉस याद है ना, तो उसके बिहाफ पर हम बाकी सबको डिफाइन खुद से ही कर लेंगे। तो आज भी वही होने वाला है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। अब देखो, सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने क्या बनाया, लेट अस कंसिडर अ सर्कल विद अ यूनिट रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 1। ठीक है, एंड सेंटर एट ओरिजिन एट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अगर आपको अच्छे से करने हैं ना, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख के या नाम सुन के घबराना मत, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी एक्स एक्सिस है,
ये आपका एक्स डैश होता है, ये आपका वाई है, ये वाई डैश है। इतनी नॉलेज तो आपको है ना। आपको पता है यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर सारे एक्स के नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर वाई के पॉजिटिव नंबर, वाई के नेगेटिव नंबर्स। और ये क्या होता है? ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन। आई होप इतनी नॉलेज आपको होगी। ठीक है, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। तो यहाँ से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। बच्चे इसको नॉर्मली मुश्किल समझ लेते हैं। अगर आप इसको अगर आपके पास अपनी बुक है ना एनसीईआरटी, तो वहाँ पर सेम डायग्राम बनी हुई है। बच्चे वो हमेशा एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं कि हमेशा बड़ी बड़ी बातों को वो छोटी छोटी बातों में कह जाते हैं, और मैं हमेशा जो वो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको ईजी वे में आपको समझाने की, आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पी भी यानी पॉइंट। अब मान लो पी कोई पॉइंट है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट तो रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि x कितना है इसका a है, और y कितना है इसका b है। आपको पता है अगर मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बनाना है, मान लो 2,3, तो इसका मतलब ये यहाँ पर 2 होगा और इधर कितना होगा, ये 3 होगा। कुछ इस तरह से हम बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम पॉइंट को जो है वो लोकेट कर लेते हैं। तो यानी कि इधर को ये 2 होगा, ऊपर को 3 होगा, तो ये इधर को कितना होगा, a होगा, ऊपर को कितना होगा, b होगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया कि ये जो लाइन है, ये ऊपर कितना है b, इधर को कितना है a। ये मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी पॉइंट जो होता है, मतलब ये पॉइंट x को दर्शाता है और ये पॉइंट y को, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये जो ब्लू लाइन है, आप इनको बता सकते हो ये ब्लू लाइन कितनी होगी? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं। ये कितना है? 1। क्यों? क्योंकि ओपी क्या है? रेडियस। और मैंने स्टार्टिंग से माना है कि ये सर्कल क्या है? यूनिट रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितनी है हमारी? 1 यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और कहाँ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आ गए। अब देखो मैं इसको मतलब कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर दूंगा और आपको एक एक क्वेश्चन पता लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हम एक एंगल मान लेते हैं। आपको पता है एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं। ये मान लो एक्स एंगल है, ये मान लो कितना एंगल है? एक्स। ठीक है, ये मान लिया हमने कि हमारा जो एंगल है वो एक्स है। अब आप मेरे को एक बात बताना, और ये एंगल कितना होगा? ये 90 होगा, ये सबको आपको पता है। तो 90 के सामने क्या होता है? 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और हमें ये भी पता है, ये भी पता है कि यस ये रहा, साइन कितना होता है? आप मेरे को एक बात बताना, साइन मतलब ये जो ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल OMP, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल कितना है? साइन एक्स की बात करते हैं, तो साइन एक्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप मेरे को एक बात बताओ, साइन एक्स के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। एक्स के सामने आपको बताया था थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एक्स के सामने परपेंडिकुलर है, वो कितना है? b। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1। तो विच एम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई? साइन एक्स। हमें यही चाहिए थी। हम ना हमारा जो पॉइंट मतलब जो एक मैथ्स की फॉर्म में था AB या 2 3 4 5 कुछ भी है, उसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लिख लिया। सेम वे से आल्सो आप मेरे को एक बात बताओ, कॉस एक्स कितना है? कॉस एक्स होता है b अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है इसका? a, हाइपोटेन्यूज है 1, तो विच एम्प्लाइज a कितना आ गया? कॉस एक्स। तो बस अभी तक मतलब अभी हमने इस मतलब कि इस पेज पे हमने यही सीखना है कि a का मतलब है कॉस एक्स, b का मतलब है साइन एक्स। तो p जो पॉइंट है उसको बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। आपकी बुक में भी यही लिखा गया है, और ये बात समझ आई होप मतलब आपको मैंने इजी वे में आपको समझा पाया हूँ कि ये जो पॉइंट होता है ना, इसको मैं कॉस और साइन की फॉर्म में जो है वो लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगी, अगर यहाँ पर भी कोई पॉइंट होता, देखो अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर बनेगी, देखो मान लो कहीं पर भी यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही लूँगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम कॉस और साइन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का आपका आंसर करने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से कि जैसे ये देखो, यस साइन 0 0 क्यों होता है, कॉस 0 1 क्यों होता है, साइन 90 1 क्यों होता है, ये 0 क्यों होता है।
वैसे तो सभी के आंसर मैं दे सकता हूँ, बट मैं आपको मेनली 0 का, 90 का, 180 का, 270 का, 360 का बताने की कोशिश करूँगा। आपको एक एक बात जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो, जो भी हमने लास्ट पेज पे समझा वो यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डायग्राम्स है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो ये एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको पेपर में पूछी जाएगी, बट इससे आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने टेबल किया था कि साइन ज़ीरो की वैल्यू, सब कुछ आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब ये ब्लू लाइन मैंने जानबूझ के बनाई है, ब्लू लाइन ओपी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स एंगल बना रही थी। अब यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0, ठीक है। एंगल कितना है हमारा, 0। और ये आपका पी पॉइंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। पहले इसकी बात करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये यूनिट सर्कल है, तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसा होता है, x1 है और y कितना है, 0। वाई एक्सिस पर पॉइंट कैसा होगा, 0,1। इस पर पॉइंट कैसा होगा, x-1 होगा, y 0 होगा। इस पर x 0 होगा और y -1, और यहाँ पर फिर से हम वहीं पर आ गए, ठीक है। तो x 0 है यहाँ पर, मतलब एंगल हमारा 0 है। तो a किसके बराबर था, x के, cos x के, b किसके बराबर था, sin x के। तो 1 किसके बराबर होगा, cos 0, क्योंकि x था ना। अब x की जगह पर मैंने 0 फिल कर दिया। cos 0 कितना हुआ, 1, और sin 0 कितना हुआ, आपके सामने है। देखो cos x sin x, x की जगह मैंने 0 0 फिल कर दिया, x cos 0 sin 0। अब ये पहले के इक्वल है, मतलब ये 1 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से cos x की वैल्यू जो है, और सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ये हमने टेबल में भी सीखा था और मैंने आपको करके भी दिखा दिया प्रूफ। एक्चुअल में ये ऐसे होता है। अब यहाँ पर आप मेरे को इतना ही बात बताओ कि यहाँ पर एंगल कितना है। आप बोलोगे सर 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना। और अगर एंगल हमारा 90 डिग्री है तो cos 90 sin 90। अब cos किसके इक्वल होता है, पहले नंबर के, और y किसके इक्वल होता है, दूसरे नंबर के, ठीक है। y किसके इक्वल, दूसरे नंबर, सॉरी अपना sin किसके इक्वल, दूसरे नंबर के, 1। अब तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 है और sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1। ये आपको पता है, ये आपने टेबल में याद भी किया था। अब ऐसा करते यहाँ पर ना π/2 लिखते हो कि ये रेडियन में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ मैंने π/2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेरे को बताओ कि एंगल कितना बन रहा है। हम यहाँ पर थे ना, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बना था, 90। अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना है, 180। 180 मतलब पाई, ठीक है। तो पाई पर वैल्यूज़ कितनी है, मतलब कि -1 और 0, मतलब कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। ये हमारी cos x की वैल्यू है, मतलब cos पाई sin पाई, ऐसे लिखेंगे ना। देखो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, p की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये सभी बेसिकली cos और sin की वैल्यूज़ हैं। तो cos पाई कितना आ गया, -1, sin पाई कितना आ गया, 0। आप चेक करना प्लीज़, बाद में चेक करते हैं। तो ये आपकी ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब सेम वे से अब आप मेरे को यहाँ पर बताओ, यहाँ से हम स्टार्ट हुए और यहाँ तक गए तो कितना एंगल बना, 90। ये 90, 180, 90 ऐड किया 270। 270 को हम लिखेंगे 3π/2। ये आपको पता होना चाहिए। 90 कितना होता है, π/2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 270 बन जाएगा। अब एंगल कितना है हमारा, जो है बेसिकली 270, 3π/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 3π/2 sin 3π/2। अब आप मेरे को बताओ, पहली वैल्यू किसकी है, cos की, दूसरी वैल्यू किसकी है, sin की। तो ये भी हमने कर लिया। बाद में हम क्रॉस चेक भी करेंगे इसको। तो इस तरह से ये भी हमने कर लिया। अब लास्ट रह गया। अब देखो हमने ना क्या किया, हमने मतलब कि देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, अब घूम के यहीं पर वापस आ गए। तो ये कंप्लीट एक रेवोल्यूशन हो गया। तो 90, 180, 270, उसमें 90 ऐड किया, 360। 360 को मैं क्या बोलूँगा, 2π। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, cos 2π sin 2π। अब पहला नंबर cos के इक्वल, दूसरा नंबर sin के इक्वल। तो ये भी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। तो इस तरह से मैंने आपको सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दिखाई हैं। कैलकुलेट नहीं, आपको फील करके दिखाया। अब आप चेक कर सकते हो। देखो sin 0 कितना होता है, 0 cos 0 1, sin 0 0 cos 0 1। sin 90 1 होता है, cos 90 0, आपके सामने है। देखो इसको इस यहाँ तक तो हमने 10th में याद किया हुआ था, 180, 270, 360। अगर आपको भूल जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हो
वैसे मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो कॉस पाई कितना है, -1, साइन पाई 0, चेक कर लो। 3π/2 मतलब 270, कॉस 3π/2 0 है, साइन 3π/2 -1, चेक कर लेना। कॉस 2π साइन 2π, ये तो मैंने को पहले क्या बताया था कि जो देखो हम 0 से स्टार्ट हुए थे वहीं पर पहुंच गए, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर भी चेक करो, ये कॉस की वैल्यू 0 और 2π की सेम है, साइन की 0 और 2π की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से मैंने ना सिर्फ आपको वो टेबल या मतलब कि टेबल की वैल्यू समझाई है कि टेबल की वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप किसी चीज़ के बीच में चले जाते हो ना, तो फिर वो चीज़ जो है वो आपके माइंड से कभी स्किप नहीं करेगी कि वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से आई थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको थोड़ा सा टेबल दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारा टेबल है जिसको हमने, जो हमारी शॉर्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था। इसको मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, वहाँ पर जाके आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ। देखो बेसिकली साइन को पकड़ लो, यहाँ पर लिखो 0/4, यहाँ से लिख लो 0 1 2 3 4, 90 तक हम याद करेंगे, ठीक है। 1/4, 2/4, 4 4 और सबका अंडर रूट। ये 0 बाय समथिंग 0 ही होता है। 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, यहाँ पर कट कर दोगे तो कितना आएगा 1/√2, √3, 4 का अंडर रूट 2 कट हो गया, 1 आ गया। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब 1 फिर √3, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। और इन दो को डिवाइड कर दोगे tan की वैल्यू, इसका उल्टा कर दोगे कोसेकेंट, इसका उल्टा कर दोगे सीकेंट, इसका उल्टा कर दोगे कॉट। और ये वैल्यूज़ मैंने आपको फील भी करवा दी कि साइन 180 0 क्यों होता है, ये -1 क्यों होता है, 0 क्यों होता है। मतलब ये तो आप याद रखोगे कि 0 और 360 की वैल्यू सेम होती हैं। आप कोई भी चेक कर लो, सभी सेम है। तो मेनली इसको याद रखना है। इसको आप याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, वैसे तो आपको फील करवाई दिया। याद कैसे रखना है कि 180 की वैल्यू जो होती है वो इससे माइनस का डिफरेंस होता है। जैसे 0 के को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 है तो हम -1 लिखेंगे। और सेम वे से जो 3π/2 है वो 90 से माइनस का डिफरेंस, यहाँ 1 है तो -1, ये 0 है तो 0। तो इस तरह से आप पूरा टेबल जो है वो याद कर सकते हो। आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो ना सिर्फ आप समझ पाए हो, ना सिर्फ आप इसको याद करोगे, बल्कि इसको आप फील भी कर पाए हो। अब देखो जो भी हमने लास्ट पेज पे डिस्कस किया, सभी वैल्यूज़ को डिस्कस किया ना, तो इसको थोड़ा सा और जर्नलाइज करेंगे और ये वैल्यूज़ आपको लास्ट में जाके डोमेन रेंज में काफ़ी हेल्प करने वाली है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसको और जर्नलाइज्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। इतना तो आप सीख चुके हो कि इसको हम cos x और sin x बोल सकते हैं। ये पॉइंट A है, ये B है, तो इसको मैं cos x और sin x कैसे बोल सकता हूँ वो मैं आप सब कुछ आपको समझा चुका हूँ। तो ये आपका एंगल है, ठीक है। अब देखो इसको जर्नलाइज फॉर्म में हमें क्यों पढ़ना है। देखो ये आपका x एंगल है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये कितना एंगल होगा, 90, 180, 270, 360 हो गया यहाँ पर, और 360 से मैं थोड़ा सा और ऊपर, इतना ही ऊपर आ गया, जितना ये x है ना उतना ही ऊपर आ गया। तो ये तो वहीं पर हम वापस आ गए। यानी कि अगर हमने एक राउंड लगाया, 2π, ठीक है, उससे x में ऊपर गया। जैसे आपको याद होगा 3.1 में भी मैंने आपको समझाया था cos 2π + x। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने ना, अब हमारा एंगल कितना है, जैसे ये एंगल यहाँ पर x है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर एंगल कितना, यहाँ तक कितना था 2π मतलब 360। अब उसमें मैंने x ऐड कर दिया, तो बेसिकली हम पहुँच कहाँ पर गए, हम cos x पर ही पहुँच गए। सेम वे से साइन को चेक कर लो, हम सेम उसी जगह पर पहुँचे हैं, तो वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे एंगल हमारा चेंज हो गया, बट वैल्यू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर बात नहीं ख़त्म होती, हम एक राउंड और लगाते हैं। मैं एक और राउंड लगाया, तो एक राउंड मेरा और हो गया। तो यहाँ तक, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 360, फिर राउंड 720, अब यहाँ से फिर उतना ही मैंने, मतलब ये फिर से अगर मैं मतलब उतना ही ऊपर आ गया, मतलब जितना ये एंगल था उतना ही मैं ऊपर आ गया, ठीक है। एंगल थोड़ा चेंज होगा, ये एंगल आपको लग रहा है कि ये बड़ा हो गया, बेसिकली एंगल सेम रहेगा, मतलब मैं उसी जगह पर पहुंच गया। तो यहाँ पर अब मैंने राउंड कितने लगाए हैं, ग्रीन को देखो, पहले यहाँ तो 360 था, एक 360 और लगाया 720, मतलब 720 मतलब कितना बोल सकता हूँ उसको मैं, 4π + x, ठीक है। दो बार 180 को देखो 4π, 360 720 जो है, इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे
इसको ऐसे कर सकते हो, तो 4 पाई आ गया। तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं, मैं उसी जगह पर पहुंच गया। क्या साइन को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, मैं उसी जगह पर पहुंच गया। तो यानी कि इससे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये सभी रिजल्ट्स जो है ना, ये आपको सब क्रैम करवाए जाएंगे कि कॉस की इतनी जो वैल्यू होती है ना, वो कॉस एक्स की इक्वल होती है। बट मैं आपको याद नहीं करवा रहा, मैं आपको फील करा रहा हूँ। ऐसे आप कितने मर्जी राउंड लगा लो, और भी राउंड लगा सकते हो, बट आपका आंसर हमेशा, अगर आप उसी जगह पर आ रहे हो, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। और ये सिर्फ देखो, आपको ये भी होगा कि सर हम इसी तरह से मूव कर रहे हैं। अगर आप मान लो आपने एक्स ऐसे मूव किया था, ठीक है, एक्स ऐसे मूव किया था, अब आप घूमे यहाँ पर वापस आ गए, फिर वहीं पर वापस आए, और घूमे यहाँ पर वापस आ गए। मतलब चाहे आपको पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मतलब चाहे हम रोटेशन किसी भी तरह से करें, मतलब हर एक 2 पाई के बाद अगर आप नेक्स्ट रोटेशन करोगे, आप मेरे को बताओ कितना ऐड होगा? 4 पाई में 2 पाई और ऐड कर दो 6 पाई, उसमें और ऐड करो कितना आएगा? 8 पाई, उसमें और ऐड करो 10 पाई। तो अगर आपने एक पैटर्न देखा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पहले एक्स था, फिर 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस एक्स, फिर 4 पाई प्लस एक्स, एक और राउंड निकालते हैं 6 पाई प्लस एक्स, एक और राउंड निकालते हैं 8 पाई प्लस एक्स, फिर एक और राउंड 10 पाई प्लस। तो इसी तरह से चलता जाएगा, और ये जो रोटेशन है ये नेगेटिव एंगल्स के लिए भी काम करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट जो है वो लिख के दिखा देता हूँ। तो ये आपका जर्नल में रिजल्ट है, इसको आपको बहुत बार क्रैम करवाया जाएगा, और हमने आज इसको फील कर लिया है कि 2n पाई कैसे लिखा है। n इज़ एनी इंटीजर, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप n इंटीजर है, इंटीजर का मतलब आप समझते हो सभी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर। अगर आप n को 1 फिल करोगे कितना बनेगा? 2 पाई। अगर आप n को 2 फिल करोगे कितना बनेगा? 4 पाई प्लस एक्स। 3 फिल करना 6 पाई प्लस एक्स। 4 फिल करना 8 पाई प्लस एक्स। तो बेसिकली हर एक 2 पाई के बाद जो वैल्यू है, हर एक 2 पाई के बाद हम वहीं पर आ जाएंगे। मतलब वो फंक्शन जो है अपने आप में, जो हमारा साइन कॉस है, वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अब इंटीजर्स क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव -1 -2 -4 भी, मतलब उल्टी डायरेक्शन में भी, मतलब इसको मैं सीधी डायरेक्शन बोल रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी देखेंगे, मैंने आपको समझाया था कि अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई ऐसे, तो भी हम घूम के वापस से फिर से वहीं पर, अब हर एक 2 पाई के बाद हम घूम के वहीं पर वापस आएंगे। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है ये आप याद रखोगे, 2n पाई प्लस एक्स और कॉस 2n पाई प्लस एक्स से साइन और कॉस की वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं होता, वो वापस से घूम के वहीं पर वापस आ जाती हैं। अब इसका छोटा सा रिजल्ट हो रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो थोड़ी सी और जर्नलाइजेशन करते हैं, ये रिजल्ट भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब देखो, तो ये आपके सभी सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये आपको पता है, ये 1, अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये एक यूनिट, मतलब कि ये 1,0, ये 0,1, सब कुछ आपको पता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एंगल कितना है? 0। एक रोटेशन लगा के देखते हैं, हम रोटेट करते करते यहाँ पर पहुँचे तो कितना एंगल है? 90, मतलब पाई/2। इससे आप एग्री करते हो ना? हम रोटेट करते करते यहाँ पर आए, कितना एंगल है? कितना एंगल है? पाई। आप एग्री करते हो ना? रोटेट करते करते यहाँ पर आए, कितना एंगल है? 270, मतलब 3 पाई/2। और यहाँ पर वापस आए तो कितना एंगल हो गया? 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई एंगल हमारा जो है वो यहाँ पर हो गया। अब ऐसा करते हैं, आपको सभी वैल्यूज़ तो पता ही हैं, ये जो आगे वाली वैल्यू कॉस की है, पीछे वाली साइन की, ये तो आपको पता ही है। ये आगे वाली वैल्यू कॉस की, पीछे वाली वैल्यू साइन की है। अब देखो, मैंने अब जैसा कि आपको बताया, और रोटेशन करते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 पाई तक आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं 2 पाई पर आ चुका हूँ। अब और आगे चलता हूँ। अब 2 पाई में मैं पाई/2 और ऐड करता हूँ, तो कितना बनेगा? 4 पाई प्लस 5 पाई/2। तो यहाँ पर मैं अगर दोबारा आया तो 5 पाई/2 बन गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब 5 पाई/2 में पाई/2 और ऐड करते हैं। देखो, इस 5 पाई/2 में ये 90 का एंगल और ऐड करो तो कितना बनेगा? 6 पाई/2, मतलब 6 पाई/2 कितना होगा? 3 पाई। ठीक है, इसको आप ऐसे समझना, ऐसे समझ लो, ये 2 पाई है तो पाई और ऐड कर दिया तो 3 पाई बन गया। और 90 इसमें, और मतलब कि इसमें पाई/2 ऐड किया। 3 पाई में आप पाई/2 को ऐड करो, 7 पाई/2। यहाँ पर कितना आ गया? 7 पाई/2। अब 7 पाई/2 में और पाई/2 ऐड करोगे, 8 पाई, मतलब 4 पाई।
आपको पता ही है यहाँ पर 4 पाई होता है। एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसा करते हैं, एक राउंड और निकालते हैं, ठीक है। तो 4 पाई में पाई बाय 2 मैंने ऐड किया, 4 पाई में मैंने पाई बाय 2 ऐड किया, 8 और 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 पाई बाय 2। 9 पाई बाय 2 में और बाकी पाई बाय 2 है 10, मतलब 5 पाई आएगा यहाँ पर। इसमें और ऐड करो 5 पाई में, 5 पाई में पाई बाय 2 ऐड करो, तो 10, 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, और यहाँ पर इसमें पाई बाय 2 6 पाई आएगा, ठीक है। एक राउंड मेरे कहने से और निकाल लो, एक राउंड बस लास्ट। तो 6 पाई है, ठीक है। 6 पाई में पाई बाय 2 ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, 5 में 4 के 9, 9 में तो 13 पाई बाय 2 आएगा। यहाँ पर इसमें ऐड करोगे 13 में तो 14 मतलब 7 पाई आएगा। यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, तो 15 पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। और वापस इसमें तो यहाँ पर आएगा 8 पाई। तो इतने राउंड मैं क्यों निकलवा रहा हूँ, इतने राउंड हम क्यों निकाल रहे हैं, तो राउंड हमने ऐसे निकाले हैं सारे, ठीक है। तो ऐसे करके हम रोटेशन कर रहे हैं। अब ये रोटेशन करके मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। आपको पता है जो पहली वाली वैल्यू होती है वो कॉस की है, ये 0 है, ये 0 है। तो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं रफ में दिखाना चाहूँ, देखो कॉस यहाँ पर 0 है, कॉस यहाँ पर भी 0 है, मतलब कॉस 90 0 है, 0 होता भी है, ये हमें याद भी है। 3 पाई बाय 2 पर भी देखो, बेसिकली ये एंगल बता रहा है। देखो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अगर ये जो एंगल है तो इसको हम कॉस, अगर ये एंगल x है तो इसको हम कॉस x बोलते हैं। तो ये एंगल अगर 90 है तो इसको कॉस 90 बोलेंगे। तो कॉस 90 0 है, कॉस 3 पाई बाय 2 भी 0 है। सेम वे से अगर हम घूम के दोबारा से यहाँ आएंगे तो 5 पाई बाय 2 पर भी 0 होगा, 9 पाई बाय 2 पर भी 0 होगा, 13 पाई बाय 2 पर भी 0 होगा, और ये सिलसिला चलता जाएगा। अब ये सिलसिला यहाँ पर भी है, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, इन सभी पर हमारी कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हमने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज की है, तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज कर दें, अगर इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कर दें, मतलब इधर को आ जाएं, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा 90, तो ये कितना बनेगा 3 पाई बाय 2, उल्टा बनेगा। मतलब अगर एंगल हमारे, मतलब अगर डायरेक्शन हमारी उल्टी भी हो जाए, एंगल हमारे नेगेटिव में भी आ जाए, जैसे ये मतलब कि यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 आएगा, -3 पाई बाय 2, कुछ भी आएगा, इनके आगे माइनस लग जाएगा, तो भी हमारी कॉस की वैल्यू कितनी रहेगी। देखो इसको समझने की कोशिश करो, अगर समझ नहीं पा रहे तो देखो, हम इस तरह से जा रहे हैं, अगर हम इसको इस तरह से मूव करें, मतलब इस तरह से, तो यहाँ पर पहला एंगल कितना बनेगा -90 का। इसको घूम के अगर हम यहाँ पर जाएंगे ना तो ये बनेगा -3 पाई बाय 2। इसको फिर से घूम के यहाँ पर आएंगे तो ये बनेगा -5 पाई बाय 2। घूम के यहाँ पर जाएंगे तो -7 पाई बाय 2। तो इस तरह से यहाँ पर भी वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 0। तो मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर cos x इज ऑलवेज 0, cos x जो है वो हमेशा 0 है व्हेन, अब देखो ये मैंने आपके लिखा है कि अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 तो आपको दिख ही रहा है, पाई बाय 2, 3 पाई, 5, 7, 9, 11, तो इस तरह की जब भी वैल्यूज़ होंगी तो cos हमेशा क्या होगा 0। अब यहाँ में लिखा है व्हेन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस रोटेशन के बारे में आप जानते हो। और अगर बाय चांस हम उल्टा घूमें, मतलब क्लॉकवाइज घूमें, इसको हमने 3.1 में डिस्कस किया था, तो ये एंगल -पाई बाय 2 होगा, ये -3 पाई बाय 2, यहाँ पर -5 पाई बाय 2, यहाँ पर -7 पाई बाय 2, तो वहाँ पर भी कॉस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। तो इसको लिखेंगे कैसे इन जर्नल cos x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, इस तरह से बुक में भी लिखा गया है, x इज इक्वल टू, अब कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखो, इसके आगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ -1, -3, -5, -7, -9, -11, तो ये नंबर कुछ जाने पहचाने हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इसका प्लस माइनस मतलब माइनस भी हैं, तो ये नंबर बेसिकली क्या है ऑड, और ऑड नंबर को हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जो आपको पता होना चाहिए, इसमें आप n की कोई भी वैल्यू फिल कर लो, 1 फिल करना 3 आएगा, 0 फिल करना 1 आएगा, 2 फिल करना 5 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2n + 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर।
अब इंटीज़र जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। अगर आप n को -1 फिल करोगे तो ये आएगा -1 π/2, मतलब -π/2। इस तरह से सभी वैल्यूज़ को ये जस्टिफाई कर रहा है, तो ये जर्नल में हम लिख सकते हैं। इसको आप याद रखोगे, ये रिजल्ट जो है आपको लास्ट में, फिर से बोल रहा हूँ, डोमेन एंड रेंज में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और वहाँ से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये इसको फंक्शंस क्यों बोलते हैं। तो सब कुछ आपको, हर एक चीज़ आपको काम आने वाली है। नॉर्मली इसको क्लास में रटाया जाता है, क्रैम करवाया जाता है कि इसको याद कर लो। अब सेम वे से साइन को भी देखते हैं। अब आप मेरे को बताओ, ये पीछे वाले नंबर क्या होते हैं? साइन। तो साइन यहाँ पर कितना है? 0। यहाँ पर कितना है? 0 0। मैं घूमा, यहाँ पर आया पाई, 0 आ रहा है। मैं घूमा, यहाँ पर आया 2 पाई, 0। घूमा 3 पाई, 0। 4 पाई, 0। 5 पाई, 0। 6 पाई, 0। तो हमेशा जितनी बार मैं मर्जी घूम लूँ, 0 पर, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, सब पर वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं हमारी? 0। और सेम वे से यहाँ पर भी उल्टी रोटेशन करते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहला यहाँ पर कितना आएगा? -पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, ये -4 पाई, -5 पाई। तो इस तरह से हमारी साइन की वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी? 0। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, सेम मैंने वही लिखा है कि साइन x 0 कहाँ पर है? 0 पर, आपको पता है, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6, 7, 8। और सेम नेगेटिव नंबर्स अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव नंबर, मतलब कि एंगल्स के लिए भी है। तो इसको हम जर्नल में कैसे लिखेंगे? इन जर्नल साइन x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या है? अब आपको पता है, अब बार बार ये नंबर्स नहीं लिखेंगे। अब 0 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये भी जाने पहचाने नंबर हैं, जिस तरह पिछली बार था 1 3 5 7। यहाँ पर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। और नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो इसको मैं n पाई लिख सकता हूँ, वेयर n इज एनी इंटीजर। आप नेगेटिव नंबर ले लो, वैल्यू ले लो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले लो, हमेशा साइन x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 इन एंगल्स पर। मतलब जब भी हम यहाँ पर कुछ मर्जी फिल करो, 10 पाई फिल कर लो। मतलब अगर कोई आपसे पूछे डायरेक्टली कि साइन 8 पाई कितना होगा, आप डायरेक्टली बताओगे 0। अगर कोई पूछे साइन 100 पाई कितना होगा, आप डायरेक्टली बताओगे 0। सेम वे से अगर आपसे कोई पूछे कॉस 99 पाई/2 कितना होगा, ये ऑड नंबर है ना, तो 0। तो इस तरह से ये जो है ये हमें काफ़ी हेल्प करने वाला। आई होप सिर्फ हमने इसको रटा नहीं है, हमने इसको फील किया है। अब देखो, इसके बाद ना मुझे आपको ये क्वाड्रेंट्स बताना, जिसको हमने लास्ट, मतलब कि जो शॉर्ट बेसिक्स वाली वीडियो थी हमारी, कि क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव, मतलब ये सब कुछ, और ये इंटरचेंज कैसे होता है, यहाँ पर नो चेंज, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट आंसर करने वाला हूँ। उस वैसे करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि कहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, और उनके, मतलब ये बता तो चुका हूँ, बट इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने ये यूनिट सर्कल सीखा है, जहाँ पर a कितना है कॉस x, b कितना है साइन x। तो ये आप जानते हो कि ये cos x है, ये sin x है, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 10th में पढ़ा है, ये आपको पता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आपको पता है, हमने बहुत से पॉइंट्स ऐसे बना के देखे हैं कि यहाँ पर सभी पॉइंट्स x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, आपको पता है यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेम वे से यहाँ पर ऐसा करते पहले आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखो, यहाँ मैंने ट्रायंगल बनाई है, तो इस तरह की मैं 4 ट्रायंगल्स बनाऊँगा और आपको सब कुछ अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने 3 ट्रायंगल्स और बनाई हैं, ये वाली, ऑरेंज वाली और मतलब कि ग्रीन वाली। तो सभी में वही एंटी क्लॉकवाइज एक्स एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है। यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस के साथ है, यहाँ पर ये एंगल नीचे है बट एक्स एक्सिस के साथ है, यहाँ पर ये एंगल नीचे है बट एक्स एक्सिस के साथ है। तो अब आप मेरे को बात बताना, तो यहाँ पर आपको पता है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो। अगर मैंने सेम ट्रायंगल बनाई है तो इसके बिहाफ पर यहाँ पर एक्स कितना होगा -a, वाई कितना होगा b। आपको ये कंसेप्ट जो है ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 0.2,3 है, ये 0.2,3 है ना, तो अगर इसके बिल्कुल सामने मैं लिखूँ, यहाँ पर x कितना होगा -2, y सेम रहेगा 3, तो x कितना रहेगा -a, y कितना रहेगा b, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर हमारा x तो सेम ही रहेगा -a, और y नीचे की तरफ कितना होता है नेगेटिव, ठीक है। और जो हमारा s है, यहाँ पर x तो सेम ही रहेगा नीचे की तरफ,
और y जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों मतलब कि नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव। तो अब ये बताने का रीज़न क्या है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि a यहाँ पर कॉस है, b यहाँ पर साइन है, ये तो आपको पता है, ये हमने स्टार्टिंग से सीखा है। तो यहाँ पर हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव है। अगर साइन x पॉजिटिव है तो मतलब साइन का उल्टा कोसेकेंट x भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें कोई भी दो राय नहीं। और अगर कॉस यहाँ पर कॉस x भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो विच इम्प्लाइज सीकेंट x भी यहाँ पर उसका उल्टा है ना, सीकेंट उसका उल्टा होता है, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब टेन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, सिर्फ साइन कॉस कर लो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब साइन बाय कॉस होता है ना, तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। तो विच इम्प्लाइज कॉट एक्स भी कितना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉट एक्स होता है टेन का मतलब कि रिवर्स। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब याद साथ में ये भी ध्यान रखना 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 80 के पाई के बीच में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो, ए क्या है, कॉस, अब उसके आगे क्या है, नेगेटिव का साइन है, मतलब यहाँ पर साइन एक्स बी है ना, तो वो तो क्या है, पॉजिटिव, बट कॉस जो है यहाँ पर वो क्या है, नेगेटिव। कॉस क्या है, नेगेटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कोसेकेंट एक्स भी पॉजिटिव होगा। कॉस नेगेटिव है तो कॉस का उल्टा सीकेंट भी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और टेन एक्स की बात करते हैं। टेन एक्स होगा हमेशा की तरह हमारा साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव। और अगर टेन नेगेटिव है तो कॉट उसका रिवर्स है, तो कॉट भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब चेक करो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या हैं, नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो दोनों नेगेटिव हैं, मतलब साइन एक्स भी नेगेटिव है, तो साइन का उल्टा कोसेकेंट, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव। कॉस एक्स भी नेगेटिव है, कॉस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। तो टेन, अब टेन होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, मतलब नेगेटिव बाय नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर्स आपस में कट हो जाएंगे तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव। तो टेन पॉजिटिव है तो विच इम्प्लाइज कॉट एक्स भी कितना होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ध्यान देखो, मतलब टेन एक्स पॉजिटिव है, कॉट एक्स पॉजिटिव है। अब लास्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहाँ पर ए मतलब कॉस एक्स, तो ये पॉजिटिव है, बी मतलब साइन एक्स, वो क्या है, नेगेटिव। अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो उसका उल्टा कोसेकेंट एक्स यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। कॉस एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो सीकेंट एक्स कितना होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, तो सीकेंट एक्स भी पॉजिटिव होगा। अब टेन की बात कर लेते हैं। टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन कितना है हमारा, नेगेटिव, कॉस कितना है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव कितना आएगा, नेगेटिव, विच एम्प्लाइज कॉट एक्स भी कितना आएगा, टेन का उल्टा, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस एक्स पॉजिटिव है, सीकेंट एक्स पॉजिटिव है, और इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर हमारा ये पूरा जो रूल है वो बेस्ड है। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, इसको जल्दी से नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लें। देखो पिछले पेज पर हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में मतलब उसको तसल्ली से पढ़ लिया कि एक्चुअल में रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने वही इसको तरीके से लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव आए थे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव थे, फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव थे। इसको याद करने का तरीका क्या है, ASTC मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये याद रखने का तरीका है। और A मतलब ऑल, S मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेकेंट, T मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, C मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सीकेंट। तो इस तरह से आप मतलब कि क्वाड्रेंट्स को जो है वो याद रख सकते हो। अब इसके बाद एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि 90 और 270 पे इंटरचेंज होता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सीकेंट कोसेकेंट में, और 180 और 360 पर नो चेंज।
अब बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो कंप्लीटली क्रैमिंग वाली बात है। यस, ये क्रैमिंग वाली बात है, क्योंकि इसको याद तो हमें करना ही पड़ेगा, बट इसके पीछे क्या प्रोसीजर काम करता है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट, तो ये सच में ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ये आपकी एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल को मतलब कंसीडर किया जिसकी यूनिट रेडियस मतलब 1 रेडियस है। आपको पता है a cos x होता है, b sin x होता है। अब यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, बहुत ध्यान से समझना आपने। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है OMP, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा जिसमें भी मतलब जो है वो y, देखो ये जो है ये हमारी बेसिकली x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये आपको पता है। बेसिकली यहाँ पर मैं पहले वो आपको ट्रायंगल जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या मतलब फालतू सा काम कर रहे हैं, बट बिलीव मी आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो हमने एक OQN ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पर मैंने सेम एंगल, जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। अब आपको पता है देखो बेसिकली अगर हमने Q की वैल्यू फाइंड कर ली ना, तो आपके सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको पता है ये जो एंगल है, ठीक है, तो हाँ M एंगल किसके इक्वल है, N एंगल के। ये कितना है 90, ये कितना है 90, और ये एंगल कितना है POM, एंगल POM, और उधर QON। आप मेरे को बताओ कितना है, दोनों बराबर है ना, दोनों मतलब कि x है, ठीक है। तो बाय AA रूल जो ट्रायंगल है हमारी OMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ONQ। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों, आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो देयरफॉर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम, मतलब उनकी रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए अगर ट्रायंगल सिमिलर है। तो रेशियो निकालते हैं, OM, इसका नीचे वाले साइड ले ली, इसकी नीचे वाली साइड कौन सी है, ON, इज इक्वल टू इसकी जो खड़ी साइड है वो है PM, इसकी जो खड़ी साइड है वो है NQ या QN, इज इक्वल टू ये OP है यहाँ पर, और ये क्या है OQ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये OP क्या है, रेडियस, तो ये रेडियस कितनी है हमारी 1, और OQ क्या है, रेडियस। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/1। तो विच इम्प्लाइज, देखो मैंने OM/ON ले लिया, इसको मैं 1/1 के इक्वल रख देता हूँ। तो विच इम्प्लाइज OM की वैल्यू है A, ON की वैल्यू मतलब 1/1 1 ही होगा, तो विच इम्प्लाइज ON की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास A। तो यानी कि ये जो साइड है ना हमारी, ये जो साइड है ये A है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, विच इम्प्लाइज PM/QN, ये भी इसको 1/1 के इक्वल रख लो। अब PM की वैल्यू कितनी है B, QN हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1। तो विच इम्प्लाइज QN की वैल्यू कितनी आ गई B। तो ऑलमोस्ट हमारा ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट पूरा होने वाला है और आपको एक एक चीज़ खुद क्लियर हो जाएगी। तो ये B है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताना, ये A कहाँ से लिखा है। मैंने आपको बताया था हम इधर को कितना गए हैं A, इधर को कितना गए हैं A, तो मैंने A आगे लिखा है। इधर को कितना गए हैं हम, हॉरिजॉन्टल कितना गए हैं A, तो मैंने आगे A लिखा है। हॉरिजॉन्टल कितना गए हैं हम B, तो मैं आगे क्या लिखूंगा B। अब वर्टिकल हम B गए हैं तो B पीछे लिखा है, वर्टिकल हम A गए हैं तो मैंने ये यहाँ पर लिखा है। बस आपका कंसेप्ट यहीं पर ये कंप्लीट है। अब जितने क्वेश्चंस कहोगे आप, मैं आपको उतने एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों 90 पर ये इंटरचेंज होता है, 180 पर नो चेंज, सब कुछ आपको एक ही बार में मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो ये आपको क्लियर है ना कि यहाँ पर B, A आया, ये A, B आया। अब जस्ट आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताना, अगर ये पॉइंट 2,3 है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर मैं कोई पॉइंट देखूँ तो ये पॉइंट में x कितना होगा -2, y तो उतना ही रहेगा ना। अब सेम वे से अगर इसको मैं नीचे लेके आऊँगा उतना ही, ठीक है,
तो ये कितना होगा -2, x तो -2 ही रहेगा यहाँ पर, और y नीचे नेगेटिव होता है। सेम वे से अगर इस पॉइंट को मैं इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर x तो पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, y कितना रहेगा यहाँ पर नेगेटिव। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं और इस सर्कल को जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा। अब देखो लास्ट पेज पे मैंने वो क्या बताया था कि Q जो है वो BA कैसे बन गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो आपने बहुत बार ना ये सुना होगा कि 90 और 2, चलो मैंने ये बताया आपको कि इंटरचेंज होता है। बहुत बार टीचर्स ऐसे भी बोलते हैं कि वर्टिकल पर वो इंटरचेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पर वो जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब जिस तरह से मर्जी आप याद रख सकते हो, बट मैं आज आपको वो फील करवाने वाला हूँ कि वो चेंज क्यों होता है। अब जैसा कि हमने अभी अभी क्वाड्रेंट्स के कंसेप्ट में ये यूज़ किया था ना, ये वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, कि इसके सामने जो है ये मतलब कि इस तरह से काम करता है। तो अगर ये B है तो इसके सामने यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पहले वाला मतलब कि होता है डिजिट वो नेगेटिव होता है, पीछे वाला पॉजिटिव, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, ये आपको पता है। इसके बिहाफ पर मैंने लिख दिया। अब इसके बिहाफ पर मैं ये लिखने की कोशिश करता हूँ। इसके बिहाफ पर अगर मैं इसके सामने देखूँ, इसके सामने तो सेम ट्रायंगल्स मैंने बनाएंगे सभी में। देखो ध्यान से, यहाँ पर अलग बात क्या है कि जब मैंने क्वाड्रेंट एक्सप्लेन किए थे सब मैंने ये वाली ट्रायंगल्स बनाई थी, ये वाली 4, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी। अब यहाँ पर मैंने 4 एक्स्ट्रा और बनाई हैं, ये y एक्सिस के साथ एंगल बना रही हैं। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बिहाफ पर अगर मैं ये लिखूँ तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर x कितना होगा नेगेटिव, y कितना होगा पॉजिटिव, इसके बिहाफ पर। अब इसके बिहाफ पर मैं ये पिंक वाली ट्रायंगल को लिख देता हूँ, इसके बताने की कोशिश करना। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव होंगे तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो x तो सेम ही होगा -a, और y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, b था वो -b हो गया, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर, ऑरेंज के बिहाफ पर मैं ये ग्रीन लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे को बताना, यहाँ पर x तो सेम ही रहेगा -b, और y a है वो नेगेटिव हो जाएगा -a, और वैसे भी आपको पता है x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये ब्लू वाले की डिस्कशन करते हैं। तो इसके बिहाफ पर लिखेंगे, यहाँ पर x तो सेम ही रहेगा मतलब b रहेगा, और y यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव मतलब -a, ये भी हमने कर लिया। अब लास्ट रह गया ये वाला, तो ये ग्रीन पैरेट कलर में, तो इसके बिहाफ पर लिखते हैं x तो सेम ही रहेगा और y यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब ये कोऑर्डिनेट्स लिखने का फ़ायदा क्या, आपको ये लगेगा ये फालतू का काम है। देखो फालतू का काम नहीं है। अगर आप इस चीज़ को फील करना चाहते हो ना, ये इंटरचेंज की होता है, आप यहाँ पर कर पाओगे। मैं आपको साथ साथ में रफ में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, मतलब रफ मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपको सब कुछ चीज़ें मैं दिखा पाऊँ। तो ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, जो स्टार्टिंग में ये वाला एंगल है ये x है, तो यहाँ पर cos x आ गया, b sin x आ गया, आपको पता है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, और ये एंगल कितना होगा ये वाला, तो ये टोटल एंगल तो 90 आपको पता है, यहाँ तक 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया 90 माइनस एक्स, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स या π/2 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखो, पहले a कॉमा बी था, अब क्या होगा b कॉमा ए। मतलब जब भी मैं 90 माइनस एक्स लूँगा, या ये वाला एंगल देखो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 90, ठीक है, और ये आगे चला गया x, तो ये एंगल कितना है 90 प्लस एक्स। तो ध्यान से देखो, जब भी मैं 90 माइनस एक्स जा रहा हूँ और जब भी मैं 90 प्लस एक्स जा रहा हूँ, तो a कॉमा बी से मैं b कॉमा ए माइनस बी कॉमा ए में जा रहा हूँ। मतलब मेरा जो कॉस और साइन है वो आपस में रिवर्स हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर जो a है वो पीछे चला गया, मतलब a जो है वो b बन गया, कॉस जो है वो साइन बन गया, साइन जो है वो कॉस बन गया। आपको पता है a क्या है कॉस एक्स, ये क्या है साइन एक्स, b क्या है साइन एक्स, ये क्या है कॉस एक्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पर भी इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। अब ये एंगल कितना है ये वाला, अब आपको पता है ये टोटल एंगल 180 है, ये 180 माइनस एक्स है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये 180 थोड़ा सा आगे है, ये 180 प्लस एक्स है। तो ध्यान से देखो, चाहे मैं 180 माइनस एक्स तक जाऊँ, चाहे मैं 180 प्लस एक्स तक जाऊँ, ए से ए ही रह रहा है, बाकी माइनस ए हो रहा है वो अलग बात है, बी से बी रह रहा है, ए से ए रह रहा है, बी से बी रह रहा है, तो सेम है, ठीक है। अब सेम वे से आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये कितना है ये पैरेट वाला, आप मेरे को बताओ ये कितना है, ये 270 से पहले 270 माइनस एक्स,
और अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, अगर थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊँ तो ये कितना है 270 से x ज़्यादा। तो ध्यान से देखो, a से हम कहाँ पर आए माइनस बी में, b से कहाँ आए माइनस ए में, a से हम कहाँ पर आए b में, b से कहाँ पर आए माइनस ए में। अब लास्ट रह गया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से आप घूम के ना यहाँ पर आ जाओ, ये कितना है 360 से x कम है, ठीक है। और अगर घूम के यहीं पर वापस आ जाओगे तो वहीं पर आगे a कमा कि यहाँ पर भी a से a रह रहा है, b से b रह रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप मेरे ध्यान से मेरी बात समझ पाए हो, जब भी हम इस मतलब कि वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं, जब भी हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस, तो मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 90 प्लस एक्स 90 माइनस एक्स, क्योंकि 90 और कौन सा है 3π/2 प्लस एक्स 3π/2 माइनस एक्स। आप चेक कर लो, जब भी हम वाई एक्सिस के अराउंड रहते हैं तो यहाँ पर 90 में प्लस होता है, माइनस होता है या प्लस होता है, 3π/2 में कुछ माइनस होता है या प्लस होता है। तो हमेशा ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, b में चेंज हो गया, ये भी b में चेंज हो गया, ये भी b में, ये भी b में, और जो पिछले वाला b है वो a। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 90 और 270 पर, 90 मतलब π/2 और 270 पर मतलब 3π/2, इस पर हमेशा क्या होगा इंटरचेंज। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि 90 और 2, आप चेक कर लो प्लीज़, आप चेक करो मैंने क्या लिखा था। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि 90 270 पर इंटरचेंज, ठीक है, साइन कॉस में, टैन गॉट में, कोसेकेंट सीकेंट में, तो मैंने वही लिखा है। बट मैंने सिर्फ लिखा नहीं है, मैंने आपको फील करवाया कि वाई एक्सिस पर क्यों या वर्टिकल एक्सिस पर क्यों ये इंटरचेंज होता है। तो आपके आज के बाद आप याद रखोगे कि वर्टिकल एक्सिस पर हमेशा ये क्या होगा इंटरचेंज। रीज़न मैंने आपको फील करवा के दिखा दिया। अब सेम वे से जो हमारी एक्स एक्सिस है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, चाहे हम लिखें पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स, चाहे हम लिखें 2π प्लस एक्स मतलब 360 माइनस एक्स, कुछ मर्जी लिख लें, ये हमेशा क्या होगा यहाँ पर नो, यहाँ पर क्या होगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इस एक्सिस पर राउंड देखो, ए से मैं ए में ही रह रहा हूँ, बी से मैं बी में रह रहा हूँ, ए से मैं ए में यहाँ तक पहुँचा तो भी ए है, बी है, तो यहाँ तक चाहे पहुँच जाओ, ये ए रहेगा बी रहेगा, मतलब पोजीशन चेंज नहीं है। साइन जो डिफरेंट है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, बट ए का ए ही रहेगा। सेम वैसे अगर मैं 90 में मतलब इस एक्सिस के अराउंड जाऊँगा तो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो इस तरह से ये जो चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, ये मैंने आपको पूरी जो है वो फील करवा दी है। अब आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स, मैंने आपको बताया था कि माइनस एंगल का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हम डायरेक्टली फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कॉस और सीकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, जस्ट जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है 90 प्लस पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है इंटरचेंज, तो टैन इंटरचेंज होगा कॉट में। अब आप मेरे को बताओ 90 प्लस है, 90 प्लस तो इससे आगे है बस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में टैन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। आई होप ये आपको क्लियर है। साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 है तो साइन का साइन रहेगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। 180 माइनस ये 180 है तो 180 से पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। आई होप ये भी आपको क्लियर है। कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 पे क्या होगा इंटरचेंज साइन में। अब 270 प्लस थीटा, यहाँ पर 270 है प्लस थीटा मतलब यहाँ पर है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यस फोर्थ। फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। आपने इस बात का नहीं, इसको नहीं देखना कि साइन नेगेटिव है, यहाँ पर देखना है कि कॉस वहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है सीकेंड, सीकेंड 270 पे चेंज होगा, सीकेंड किस में चेंज होगा कोसेकेंट थीटा में, ठीक है। अब 270 माइनस मतलब यहाँ पर थर्ड, थर्ड में सीकेंड क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट कॉट की बात करते हैं। कॉट 180 पर क्या रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। 180 प्लस थीटा, मतलब हम थर्ड में हैं, थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। कोसीकेंट 360 माइनस थीटा, 360 पर कोसीकेंट का कोसीकेंट ही रहेगा, ये 360 है, 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसीकेंट क्या होता है, नेगेटिव। लास्ट रह गया सीकेंट, सीकेंट 360 पर सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, 360 प्लस थीटा मतलब हम फर्स्ट में पहुंच गए, फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इस तरह से ये काम करता है। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। अब cos 420 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि हमने जो टेबल किया है, बेसिकली आपने टेबल जो है वो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 90 तक ही याद रखना है। ये जस्ट इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, किसी की भी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको ना हम इस तरह से लिख सकते हैं 360 प्लस 60। याद करो मैंने लास्ट वीडियो को बताया था, ऑलवेज चेंज नेगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं है, ब्रेक बिगर एंगल इनटू 90 प्लस माइनस, तो इस तरह से ब्रेक करना है। तो 360 प्लस 60 420 होगा। अब आपको पता है कि cos 360 जो है, 360 पे नो चेंज, तो यहाँ पर cos 60 आ जाएगा। 360 प्लस थीटा कौन से कॉर्ड में, फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर नेगेटिव एंगल आ गया। अब ये नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव आपको पता है इसका मतलब है कि हम फोर्थ में हैं। फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो पहले तो नेगेटिव को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको मैंने कर लिया एडजस्ट। अब यहाँ पर एक और दिक्कत भी है, यहाँ पर एक और दिक्कत भी है कि यहाँ पर एंगल जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 360 से ही उसको ब्रेक करना है। 360 में एक और राउंड लगा लेते हैं, ठीक है। हम एक राउंड लगाया 360, एक और राउंड लगाया 720। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 720 प्लस 60, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, चाहे मैं एक राउंड लगाऊं चाहे मैं 2 राउंड लगाऊं, हमने वापस वहीं पर आना है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इस बार लिख देता हूँ कि हमने 2 राउंड लगाए हैं प्लस 60। तो विच एम्प्लाइज tan माइनस 780 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, माइनस tan 360 में नो चेंज, तो tan 60 ही रहेगा। अब आपको पता 360 प्लस थीटा, 360 प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज tan माइनस 780 माइनस, अब tan 60 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 होता है √3। तो इस तरह से हमने इसको भी जो है बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पर मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पर भी। तो इस तरह से इसको हम जो है वो क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आपको याद होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कहाँ से आई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल OMP, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने क्लास 10th में पढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा OP, परपेंडिकुलर कितना है हमारा MP, बेस कितना है हमारा OM। अब OP आपको पता है ये रेडियस 1 है, तो रेडियस कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है। MP कितना है B स्क्वायर, AM A स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ। आपको पता है हमने सारे क्वेश्चंस जितना भी हमने अभी तक कंसेप्ट सीखा है वो यूनिट सर्कल से सीखा है, मतलब उसकी रेडियस कितनी है 1। तो यहाँ पर हमारी B वी नो, ये हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही सीख चुके हैं कि A कितना है cos x और B कितना है sin x। तो विच एम्प्लाइज, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। अब B कितना है sin x का होल स्क्वायर और A कितना है cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से आपके सामने मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के दिखा दी। ये कहीं से हमने क्रैम नहीं किया, ये हमने इसको फील किया। और दूसरी जो आइडेंटिटीज़ हैं उसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, आपको लिख के दिखा दे। तो अब देखो ये आपकी बाकी दो आइडेंटिटीज़ हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा या सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको आप याद भी कर सकते हो। याद करने का तरीका कि अगर आपको भूल भी जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वहाँ 1 आ गया, साइन बाय कॉस tan होता है, 1 बाय कॉस सीकेंड स्क्वायर होता है।
साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो एक बार, तो साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 ये कॉट बन गया, 1 बाय साइन कोसेकेंट। तो इस तरह से हमने सभी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो भी याद कर लिया, याद नहीं की, इसको फील भी किया। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट पेज पे कुछ ऑब्जर्वेशंस बताने वाला हूँ जो आपको एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं जो आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी। देखो डोमेन एंड रेंज अगर आपको समझ में आ गई ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको क्लास 11th में तो कोई परेशानी नहीं होगी। और क्लास 12th में एक टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर जाके भी, वहाँ पर भी कुछ ग्राफ्स होंगे उनके, तो उनको आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जिन बच्चों ने अभी क्लास 12th में मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि उनको कई बार चैप्टर 2 में डिफ़िकल्टी आती है कि ये ग्राफ कैसे बना, बट जिन बच्चों ने क्लास 11th में ही ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सीख लिया उनको क्लास 12th में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है ये आपको पता ही है कि ये एक यूनिट सर्कल है और कॉस एक्स इसको साइन एक्स बोलते हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट तक जाते जाते आपको पता लग जाएगा कि इनको हम फंक्शंस क्यों बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई में कुछ ना कुछ उसकी इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यूज़ हैं, भरते जाओ, कॉस एक्स और साइन एक्स की डिफरेंट मतलब वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जो है वो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो बोल सकते हैं। अब सेम वे से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, ये कई पेपर में आपसे पूछते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? ध्यान से मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बात समझाई थी कि अगर मैं इसको रोटेट करता करता दोबारा से यहाँ पर आ जाऊँ तो वैल्यू रिपीट ही होगी ना। 2 बार रोटेट कर लूँ यहाँ पर, मतलब वैल्यू कुछ इंटरवल बाद रिपीट होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब वो सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है, ये आप ग्राफ में फील भी कर पाओगे। और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जैसे ही हम क्लॉकवाइज आएंगे तो सबसे पहले हम फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। ये आपको कुछ कंसेप्ट समझने में हेल्प कर सकता है। ये मैंने आपको आज समझाया था कि 2n+x इसको फील भी करवाया था, और सेम वे से ये भी आपको मैंने फील करवाया था। तो इस तरह से ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको डोमेन एंड रेंज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, उसको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की, मतलब कि हमारी वीडियो का, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, या आप मतलब कि बाय चांस आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मतलब आपके पास साइंस नहीं है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि हमें बेसिक मैथ्स पढ़ना है, तो आप हमारी जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है 3.2 की वो देख सकते हो। उससे आपके 3.2 और ऑलमोस्ट 3.3 के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपको क्लास 12th में एक छोटा सा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी अच्छे से सीखना है, और अगर आप किसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अगर क्लास 12th के बाद अगर आप किसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, तो आपको ये डिटेल जो है ये पता होनी चाहिए। तो देखो अब जो भी हमने डोमेन, रेंज जो भी डिस्कस करना है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जस्ट उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें लिख के दिखाना है बस। ग्राफ का मतलब यही होता है ना कि इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना, सब कुछ आपको पता है। तो देखो ये आपका, ये हमने सीखा, ये यूनिट सर्कल है, ये कॉस एक्स था साइन एक्स। तो जैसे जैसे हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ भरते जाएंगे, जैसे जैसे हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ भरते जाएंगे, हमें साइन की, मतलब कि साइन एक्स, मतलब देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, मतलब अगर मैं एक्स को 90 फिल कर दूं तो साइन 90 कितना आएगा? 1। मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ के लिए हमें यूनिक वाई जो है वो मिलता जाएगा। इस सर्कल के अराउंड ये जितनी भी मतलब कि एंगल्स की वैल्यू आएंगी, 0, 1, 2, जितने मर्जी आप नंबर सोच लो, ये सभी क्या हैं? एक्स की वैल्यूज़। और अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से देखो डोमेन क्या होती है, आपको पता, हमने इससे पहले रिलेशन फंक्शन पढ़ा था। रिलेशन फंक्शन में हमने डोमेन के बारे में सीखा था कि डोमेन होती है इनपुट, हम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं, उसके बाद हमारी रेंज देखते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक बार लिख के दिखा, अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है कि अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एक्स की सभी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और अगर हम बिल्कुल एक्स एक्सिस पर खड़े रहेंगे तो 0। तो मतलब एक्स हर एक रियल वैल्यू ले सकता है। तो डोमेन क्या है? मतलब डोमेन मतलब इनपुट, जो एक्स की वैल्यू होती है वो इनपुट होती है, तो वो ऑल रियल नंबर्स है।
अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू, मतलब वाई कितनी बड़ी से बड़ी, वाई का मतलब साइन में, साइन बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी ले सकता है। अब आपको पता है यहाँ पर साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, ज़ीरो पर। तो चले जाओ चले जाओ चले जाओ यहाँ पर पहुँच के ना, यहाँ पर पहुँच के अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर पहुँच के 0,1 ये होता है 1,0, ये होता है -1,0, ये होता है 0,-1। मतलब अगर हम यहाँ पर इसके अलोंग चलते जाएं तो सबसे बड़ी वैल्यू जो साइन एक्स की अचीव होगी वो कितनी होगी, 1। इससे बड़ा हम नहीं जा सकते। फिर उसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाएंगे, फिर मतलब कि साइन की वैल्यू 0 भी आएगी, फिर से घटना और शुरू होंगे तो साइन की वैल्यू माइनस, पिछली वैल्यू जो है वो -1 है। तो यानी कि साइन बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो 1 ले सकता है, छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो -1 ले सकता है। तो देयरफॉर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या लिखा है, सबसे बड़ी वैल्यू साइन की 1 है, सबसे छोटी -1 है। तो -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ये हमने फंक्शंस में अच्छे सीखा है। इसका मतलब ये है कि -1 और 1 इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में यहाँ पर डाउट भी आ सकता है, जिन बच्चों ने लेक्चर को अच्छे से सुना है, कि सर आप हमें बड़े प्यार से बेवकूफ़ बना रहे हो। वो कैसे कि सर आपने जितनी भी कैलकुलेशन की है अभी तक, जितना भी हमने ट्रिग्नोमेट्री सिखाया, आपने यूनिट सर्कल लिया। आपने, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आपने यूनिट सर्कल लिया। देखो ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका कॉस, ये ए और बी है। तो साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकाली थी, परपेंडिकुलर ना, इसके ये एक्स है, इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 है। तो आपने बी की वैल्यू साइन एक्स निकाल दी। और आपको पता है ये पॉइंट मतलब कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये 1 और 0 होगा, ये 0 और 1 होगा। तो यहाँ पर आपने बताया कि साइन एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी, बड़ी से बड़ी। तो क्या हो अगर मैं रेडियस 2 का सर्कल ले लूँ, तो फिर तो हमारी जो साइन एक्स की वैल्यू वो 2 भी आ जाएगी, -2 भी आ जाएगी। तो हमारी तो रेंज चेंज हो जाएगी। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको लग रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपके मन में इस तरह कोई भी डाउट, आप कोई भी रेडियस का सर्कल ले लो। आपको पता है ये भी क्या है, रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो बी है। तो इस तरह से हम ऊपर बी गए हैं, इधर को हम ए गए हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल x1, ठीक है। तो आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू कैसी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन एक्स परपेंडिकुलर कौन है, बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। अब हमारा 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, b की जगह पर a को छोड़ दो एक बार, मैं लिखूँगा 2 साइन एक्स, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर मैंने साइन एक्स को 1 से कंपेयर किया, साइन एक्स को मैंने -1 से कंपेयर किया, तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब 2 साइन एक्स को यहाँ पर कंपेयर करो, किससे करेंगे, 2 से। ये कट हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी। यानी कि किसी भी केस में, चाहे आप किसी भी रेडियस का सर्कल ले लो, यूनिट सर्कल जस्ट इसलिए लेते हैं ना कि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना आए, मतलब इस तरह की कैलकुलेशन से बचा जा सके। तो यानी कि रेंज हमेशा साइन की जो है बिल्कुल ठीक आएगी। अब इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो ग्राफ के लिए जस्ट आपको थोड़ा बहुत टेबल आना चाहिए, वो हम बना के देखो। एक बार साइन का ग्राफ बना के देखते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस पे सारी एक्स की वैल्यूज हैं। आपको पता है एक्स क्या है, यहाँ पर एंगल है π/2। मैंने π/2 का गैप रख लिया, π/2 फिर पाई है, फिर 3π/2, सब में π/2 का गैप है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं। और आपको पता है साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 आ सकती है, छोटी से छोटी वैल्यू -1 आ सकती है। अब देखो इस ग्राफ को साथ साथ में रफ में भी समझते हैं। और ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल है। आप मेरे को बात बताओ, साइन 0 ही होता है, ठीक। तो देखो ध्यान से, 1/2 कितना होता है, 0.5। 1/√2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.7 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। √3/2 0.8, फिर 1 है। मतलब ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। और ये इंक्रीज़ होता होता ये 90 पर कितना चला जाएगा, 1। यहाँ पर 90 पर 1 आ जाएगा। अब उसके बाद 90 के बाद हमें चेक करना है, एक वैल्यू चेक करते हैं साइन 120 और एक साइन 150। हमें अंदाज़ा हो जाएगा ग्राफ की तरफ हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आप मेरे को बताओ, 180 - 60, ठीक है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 180 - 30, ठीक है। ये हमने सीख लिया है। साइन 180 पे क्या होगा, नो चेंज। यहाँ पर साइन 60 आ जाएगा, यहाँ पर साइन 30 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन 60 कितना है, √3/2 मतलब 0.8। साइन 30 कितना होता है, 1/2 मतलब 0.5। मतलब ये वैल्यू 120 है, फिर 150, मतलब घट रही है। तो ये घटती जाएगी। और साइन पाई कितना होता है, 0।
अब ये इस शेप में बनेगा। अब ये मैं कैसे श्योर हूँ कि इस शेप में बनेगा? आपको पता है हमारी साइन की वैल्यू इसी सर्कल के अराउंड है, तो इसी तरह से ये बढ़ती है, इसी तरह से ये घटती है, तो इस तरह से ये काम करेगी। अब साइन पाई के बाद कोई एक वैल्यू चेक करते हैं। आपको पता है साइन 3π/2 वैसे -1 होता है, मतलब यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये घटती जाएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटर कर चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू उसी तरह से डिक्रीज़ करेगी जिस तरह से यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही थी, थर्ड क्वाड्रेंट में वही वैल्यू। अगर आपको शक की डाउट है तो एक वैल्यू चेक कर लेते हैं। 180 के बाद 210 को चेक करते हैं, तो इसको लिख लो आप 180 + 30, साइन 30 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, -1/2 मतलब -0.5, तो आपके सामने है, ये घटती जाएगी और अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी -1। अब उसके बाद यहाँ पर साइन 60 लिखा हुआ है, साइन 360 लिखा हुआ 0, तो यानी कि ये इधर को जाने लगेगी, जाएगी इसी तरह से, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आपको पता है साइन -90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी साइन की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो साइन 90 कितना होगा -90 कितना होगा -1, तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। साइन पाई कितना होता है 0, साइन -π भी कितना होगा 0, तो इस तरह से ये ग्राफ जो है ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा और इस तरह से ये ग्राफ हमारा बनेगा। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा दे। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको याद होगा मैंने आपको कुछ बताया था कि मान लो ये साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, 90 पर 1 होती है, मतलब कि पाई पर कितनी होती है 0, और 3π/2 पर कितनी होती है -1, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद 4π पर फिर से ये 0 है, यानी कि आगे जाके जब 4π आएगा, या 3π पर कितनी है 0, आप चेक कर लो। 5π/2 पर कितनी है 1। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को जो है वो बना सकते हो। एक बार आपको ये ग्राफ आ गया ना, अब आपको कॉस का ग्राफ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम कॉस फंक्शन की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको साइन का ग्राफ क्लियर है ना, तो ये आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला। y = cos x, तो ये भी सर्कल के अराउंड है। आपको पता है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो x पॉजिटिव वैल्यू लेगा, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो x नेगेटिव वैल्यू लेगा, 0 भी ले सकता है, ठीक है। तो डोमेन क्या हुई, सभी रियल नंबर, मतलब उसमें हम सभी रियल वैल्यूज़ जो हैं कॉस में फिल कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो cos x पहला नंबर है, ठीक है, यहाँ पर cos x पहले है, तो cos की बड़ी से बड़ी वैल्यू ना ये पड़ी है 1, इससे बाहर नहीं मैं जा सकता। इसका मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया था साइन के फंक्शन के ग्राफ में। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है cos की -1, तो छोटी से छोटी वैल्यू -1 है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है, तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं ये सारी cos की क्या है, रेंज है। इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो देखो इसको आप जैसे मर्जी समझ लेना, साथ में मैं अपना वो जो है टेबल उठा लेता हूँ। तो देखो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, मतलब ये यहाँ से ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा। अब उसके बाद √3/2 आपको पता है ये होता है 0.8, ये 0.7, ये घटना स्टार्ट हो गया। और cos 90 कितना होता है 0, ये भी आपको पता है cos 90 कितना होता है 0। और अगर आप देखोगे cos पाई कितना होता है -1, और π/2 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की नेगेटिव होती हैं, तो ये घटता जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बढ़ेगी कैसे? आप पहली बात तो आपको ये पता है cos 3π/2 0 होता है, ठीक है। दूसरी बात एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, cos ऐसा करते हैं 210 चेक कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos 180 + 30। अब कोई भी वैल्यू चेक कर लेना, ठीक है। 180 + 30 cos का cos ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो कितनी वैल्यू आएगी -cos 30, मतलब -√3/2। तो यानी कि ये ऊपर की तरफ जाने लगेगी वैल्यूज़, और फिर से ये इस तरह से आगे की ओर मूव करेगा। अब पीछे की बात करते हैं। अब cos जो हमारा -90 है, आपको पता है cos -90 का मतलब होता है +cos 90। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से घटेगी। cos 90 कितना होता है 0। अब चेक भी कर सकते हो, -30 cos -30 आप चेक कर लो, cos -30 + cos 30 ही होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कि √3/2, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये घटना स्टार्ट होगा कि cos पाई कितना होता है -1, ये यहाँ तक चले जाएगा और फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, ध्यान से चेक करो, 2π पर cos की वैल्यू कितनी आएगी 1, और इसी तरह से आगे जाके देखो 3π/2 पर कितनी है
3π/2 यहाँ पर 0 है। तो इस तरह से ये ग्राफ इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बना के जो है वो दिखा दे। अब देखो ये है जी आपका कॉस का एक्चुअल में ग्राफ, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, देखो आप चेक करो, 0 पर ये 1 है, ठीक है, 2π पर कितना है, फिर से 1, 4π पर फिर से कितना आएगा 1, और जितने भी ऑड हैं जैसे पाई, 3π आगे जाके यहाँ -1 -1 -π पर, ये सभी जगह पर क्या है, मतलब कि -1 है। और अगर हम π/2 और 3π/2 पर बात करें, π/2 3π5 -3 से सभी पर क्या है 0। तो इस तरह से कॉस और साइन दोनों का हमने जो ग्राफ है वो सीख लिया। ये इसी तरह से खुद को जो है वो रिपीट करता रहेगा। अब जो नेक्स्ट हमें सीखने हैं वो चारों जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपको मुश्किल भी लग सकते हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेंगे, बट मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो जो नेक्स्ट हमें सीखना टैन फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको MCQs भी आ सकते हैं, इसमें से आपको MCQ जैसा आपको आ सकते हैं। देखो y = fx = tan x। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कल को मैंने ना sin x और tan x को मैंने आपको कंप्लीटली इस तरह से पढ़ा दिया, और उसके बिहाफ पर ही हमने tan कोसेकेंट सीकेंट और कॉट को डिस्कस किया था। तो सेम यहाँ पर भी वही है। अब tan जो है वो कम्प्लीटली साइन और कॉस के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको नॉर्मली लिखा देखा होगा कि x0 = 2n + 1π/2। जिन बच्चों ने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, वो क्रैम करेंगे। अब आपको पता है कि साइन बाय कॉस है, अगर कॉस 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है मैथ्स में, नॉट डिफाइंड। तो वो ये फंक्शन जो है ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और आपको ये मैंने ऑब्जर्वेशंस में आपको अच्छे से समझाया भी था और बताया भी था, ये सब कुछ आपको काम आने वाला है कि cos x 0 कहाँ कहाँ पर होता है, 2n + 1π/2 पर। जितने भी मतलब कि ऑड मल्टीपल्स, ये ऑड नंबर है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये सभी जगह पर cos क्या होता है 0। तो वो x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारी जो डोमेन है, डोमेन क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1π/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं आएंगी। मतलब ये हमारी डोमेन है, क्योंकि ये वैल्यू अगर आएगी तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप ये आपको जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद हम रेंज की वो बात है, वो रेंज की वजह देखो, साइन कॉस में क्या था, मैं आपको सामने फील करवा सकता था सर्कल बना के कि ये इसकी रेंज है, बट यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेंज की बात करें। अब देखो इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ मैंने डॉटेड लाइंस क्यों बनाई हैं, देखो आपको पता है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये 2n + 1π/2, मतलब अगर हम n क्या है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर n की वैल्यू 0 हो तो ये π/2 बनेगा, 1 हो तो ये 3π/2 बनेगा, फिर 5π/2, मतलब इन पर ये नॉट डिफाइंड है। तो मैंने लाइंस लगा दी कि यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको हमेशा की तरह रफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने बना के रखा हुआ, ये आपका टेबल है। अब tan 0 से स्टार्ट होते हैं, tan 0 मतलब 0 यहाँ पर होएगा। ठीक है, अब आपको पता है 30 की ओर जाएंगे तो 1/√3, फिर 1 है, फिर ये बढ़ रही है वैल्यू, ध्यान से को 1 से बड़ा 1.732 होता है। तो ये वैल्यू जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ कर रही है, इस तरह से। और tan 90 पे क्या है, नॉट डिफाइंड, तो ये इसके साथ साथ रहेगा बट इसको कभी टच नहीं करेगा। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, ये इंक्रीज़ करता जाएगा, ये इंक्रीज़ करता जाएगा अप टू इन्फिनिट, बहुत दूर तक चला जाएगा, बट ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर टच करेगा तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब सेम वे से अगर आप नीचे देखोगे तो ये ध्यान से देखो, 30 पर वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो -30 पर कितनी होगी, tan -30, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आएगी -√3। और अगर आप tan 60 की बात करोगे, -60 की बात करोगे तो -tan 60, ये वैल्यू आएगी -√3, मतलब उसी स्पीड से ये घटना स्टार्ट होगा। तो ये मिरर इमेज होगा, मतलब ये जितना ऊपर इस तरह से क्या, उतना ही ये -∞ की तरफ, मतलब tan -90 ये tan 90 कितना है, +∞, tan -90 कितना होगा, tan -90 कितना होगा, -tan 90, मतलब -∞, मतलब इस तरह से ये ग्राफ जो है ये खुद को इस तरह से ये मतलब ये बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर भी चेक करते हैं एक बार tan पाई कितना होता है, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0।
अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ग्राफ इसी तरह से बनेगा, जस्ट चेक कर लेते हैं इससे बड़ी वैल्यू। एक ऐसा करते हैं tan 210 चेक कर लेते हैं, एक tan 150 चेक कर लेते हैं, दोनों से क्लियर हो जाएगा। अब इसको लिख लो आप 180 + 30, इसको लिख लो आप 180 - 30। अब आपको पता है tan 180 पर tan का tan ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। ये कौन से का थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, यहाँ पर -1/√3, मतलब 150 पर इसके पीछे वैल्यू नेगेटिव है, इसके आगे वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये इसी तरह से जो है ये बिहेव करेगा। और इस तरह से चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो, tan -π भी जो है वो इसी तरह से, मतलब tan -π 0 होता है तो वो भी इसी तरह से डील करेगा। आप चाहे चेक भी कर सकते हो, -150 चेक करना तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी tan of -150, मतलब tan 150 की वैल्यू है -tan 30, माइनस प्लस tan 30, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव। मतलब इस तरह से ये फंक्शन जो है tan का इस तरह से काम, इस तरह से इस वैल्यू जो है वो रिपीट होती रहेंगी। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको tan का जो ग्राफ है वो समझाने की कोशिश की है। तो ध्यान से देखो, ये मतलब कि हर थोड़े टाइम बाद सेम वैल्यू रिपीट दे रहा है। तो अगर आप एक इंटरवल को पकड़ लो -90 से 90 तक, तो इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रेंज है वो ग्राफ से ही फील कर पाएंगे, तो रेंज कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ से वैल्यू पकड़ लो 0 1 2, ये इंक्रीज करती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, अप टू इन्फिनिटी तक है। और नीचे से -∞ तक, तो -∞ टू +∞। इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, ध्यान से देखो कोई गैप नहीं है, इसकी वैल्यू -∞ से +∞ तक जा रही है, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स। आई होप इस जो tan फंक्शन के ग्राफ को जो है वो आप अच्छे से समझ पाए हो। अगर आपको tan का अच्छे से समझ में आया ना, तो आपको cot का और भी अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल सेम है। अब देखो, अगर आपको cot की tan का ग्राफ अच्छे से समझ में आया तो cot का भी अच्छे से समझ में आएगा। तो cot भी वही है, सेम कहानी cos बाय साइन है। तो यहाँ मैंने लिखा है x नॉट इक्वल टू nπ। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है अगर sin x 0 हो गया तो ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब वो फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए sin x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और ये हमने ऑब्जर्वेशंस में अच्छे से सीखा था कि sin x 0 कहाँ पर होता है, जब भी x nπ होता है। तो nπ हमारा जो है वो डोमेन, मतलब सारे रियल नंबर आ सकते हैं, बस nπ नहीं आ सकता। इसलिए मैंने जितने पाई की मल्टीपल्स हैं, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई -2 ये डॉटेड लाइन इंक्लूडिंग 0 पर भी हमारा फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो अब इसको ग्राफ को समझते हैं रफ में। हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, साथ में टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉट आपको बताया कॉट 0 पर नॉट डिफाइंड है, कॉट 0 पर क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब देखो ध्यान से देखो, कॉट 30 की वैल्यू मतलब कि √3 है, मतलब 1.7 समथिंग है। उससे 45 की वैल्यू 1 है, ये उससे भी कम है, ये 0। अल्टीमेटली 90 कितना आ रहा है, 0। तो ये कुछ वैल्यू इस तरह से है। ठीक है, आप चेक कर लो, कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, मतलब ये मतलब कि यहाँ पर देखो ध्यान से 90 पर वैल्यू 0 है, 90 पर इस यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद 1/√3 ये कम है, उसके बाद ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा, मतलब ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी, कभी भी इसको टच नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये हमने tan में भी सीखा था। अब 90 से आगे चलते हैं। अब 90 से आगे कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। अब सेकंड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। इसके आगे जाएं तो अगर आप देखोगे इसके नीचे, ठीक है, तो अगर हम कॉट 120 की बात करें, कॉट 150 की बात करें, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, तो इसको आप लिख सकते हो कॉट 180 - 60, इसको कॉट 180 - 30। कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। ठीक है, सेकंड कॉट में दोनों नेगेटिव होते हैं। कॉट 60 कितना होता है, -1/√3, और ये कितना है, -√3। तो ये बेसिकली मतलब कि यहाँ से ये घटना स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह से। और कॉट पाई आपको पता है अल्टीमेटली कितना होता है, मतलब कि इसको आप ये बोल सकते हो -∞, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये छोटी वैल्यू थी ना, ये छोटी वैल्यू है, ये अल्टीमेटली देखो इनमें से छोटा नंबर कौन है, ये छोटा है। बट अगर माइनस लगा दूंगा तो माइनस में क्या होगा,
माइनस में क्या होगा, ये उल्टा, मतलब ये बड़ा है, ये मतलब ये घटना स्टार्ट होगा इस तरह से, ठीक है। 120 पर थोड़ा सा और घटा, 150 पर और घट गया, तो इस तरह से ये काम करेगा। अब आप 3π/2 पर भी चेक कर लो, 3π/2 पर वैसे पता आपको 0 होता है फिर से, ठीक है। 3π/2 से पहले और एक बाद में वैल्यू चेक कर लो कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। 3π/2 70। अब ऐसा करते हैं, 270 से बड़ी वैल्यू कोई चेक कर लेते हैं, 270 से बड़ी 300 चेक कर लेते हैं, और एक कॉट 240 चेक कर लेते हैं। कॉट 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 - 60, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 तो मत लिखो, इसको लिख लो आप 270 - 30। अब कॉट 360 का क्या बनेगा, कॉट 60 आएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में है हम, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। अब इसकी बात करते हैं, अब ये tan में चेंज होगा, tan 30। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। कॉट -60, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/√3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan 30 1/√3, ठीक है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 240 से पहले वाली पॉजिटिव है, और इसके बाद वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। मतलब ये ग्राफ भी इसी तरह से बनेगा। आप चाहे यहाँ पर चेक कर लेना, चाहे आप यहाँ पर चेक कर लेना, ये इसी तरह से बनेगा। तो माइनस देखो, कॉट ऑफ -90, -90 में 0 ही होगा। उसके बाद सेम वे से, तो अगर आप चेक करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम 0 से -90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ गए, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है। उसके बाद हम -90 से जब -π में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पॉजिटिव। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगेन देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेंज जो है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम लिख पाएंगे। रेंज क्या है, रेंज इसकी है -∞ टू +∞। इसमें भी एक इंटरवल पकड़ लो, जैसे 0 से π वाला पकड़ लेते हैं। यहाँ +∞ तक जा रही है और आते आते 0 हुई, फिर -∞। तो मतलब इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। आई होप ये ग्राफ भी आपको जो अच्छे से क्लियर है। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोसेक फंक्शन, मतलब कोसिकेंट फंक्शन। अब आपको पता है कोसिकेंट का मतलब होता है 1/sin। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, क्योंकि अगर साइन 0 होगा तो ये फंक्शन समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब वो नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू nπ होती है, मतलब एक्स की वैल्यू nπ नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें डोमेन अपनी जो है वो क्लियर है। ये आपका ग्राफ है। अब आपको ये भी पता है कि डॉटेड लाइन मैंने क्यों बनाई होगी, पाई पर हमारा पाई, 2π, 3π, -π, -2π, इन सभी पर हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है। अब इसका ग्राफ हमें बहुत ध्यान से करना है। तो अगर आप समझ के करोगे तो आपको ईजी लगेगा। अगर आपको इसको क्रैम करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये सब ग्राफ हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो, फिर से अपना टेबल उठाते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो कोसिकेंट की बात करते हैं। कोसिकेंट 0 कितना है, इन्फिनिटी, मतलब ये +∞ है, ठीक है। अब ये 2 हो गई वैल्यू, फिर थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी और कम हुई है, फिर 1, यानी कि 90 पर हमारी वैल्यू मान लो 1 है, ये 1 है आपका, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करने लगी और 2 तक जाके मतलब इस तरह से ये इंक्रीज़ करने लगी। और ये 0 पर नॉट डिफाइंड है, मतलब +∞ है, तो इसको टच नहीं करेगा, बट इसके साथ साथ इंक्रीज़ करता जाएगा इसी तरह से। अब यहाँ पर देखना है, आपको याद होगा tan में क्या था, tan पे हमारा कुछ ऐसा आया था, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी पैटर्न दिखना पड़ेगा कैसे कैसे होता है। अब 90 के बाद, 90 के बाद अगर आप चेक करोगे ना, पहले तो कोसिकेंट पाई को चेक करो, पाई क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब दूसरी बात आप ये चेक करना, 90 के बाद 120 चेक करते हैं, कोसिकेंट 120, कोसिकेंट 150, ये दो वैल्यूज़ चेक करते हैं, आपको पता लग जाएगा ग्राफ किधर को जाएगा, ठीक है। कोसिकेंट 180 - 60, इसको आप लिख लेना कोसिकेंट 180 - 30। अब इसका मतलब है कोसिकेंट 60। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। कोसिकेंट 60 कितना होता है, 2/√3। 30 कितना होता है,
2। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, मतलब 120 पर छोटी वैल्यू हुई, 150 पर और बड़ी, और ये इस तरह से बढ़ती जाएगी। और आपको पता है यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि सेकंड कॉर्नर में टैन को सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये ग्राफ जो है ये इस तरह से बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिना देखे अब सारे ग्राफ बस ऐसे ही बना दो, ऐसा नहीं है। अब इसको भी एक बार चेक कर लो, मैंने आपको हर एक पैटर्न चेक करके दिखाया। 3π/2। अब 3π/2 पर पहली बात तो आपको पता है कि ये थर्ड और फोर्थ के बीच में है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर ये -1 है तो यहाँ पर वैल्यू है। अब देखेंगे कि इसके बाद ग्राफ जो है वो हमारा किधर को जा रहा है। तो अगर आप पाई के बाद कोई वैल्यू, जैसे कोसेकेंट ऐसा करते हैं 210 चेक कर लेते हैं, कोसेकेंट 240 चेक कर लेते हैं। इसको आप लिख लो कोसेकेंट 180 + 30, इसको आप लिख लो कोसेकेंट 180 + 60। 180 पे ये कोसेकेंट 30 आएगा, ये कोसेकेंट 60 आएगा। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू कितनी आई, -2। ये वैल्यू कितनी आई, -2/√3। मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर -2 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 210 है तो 210 पर ये वैल्यू -2 आ रही है, और 240 पर कितनी आ रही है, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3π/2 पर जाके -1 बनेगी। अब 3π/2 से आगे चेक करते हैं कोसेकेंट 300। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेकेंट 360 - 60। ये कितना बनेगा, कोसेकेंट 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो ये कितनी बनी, -2√3। मतलब वापस से ये इधर को आने लगी। तो ये ग्राफ जो है, और कोसेकेंट 2π -इन्फिनिटी होता है, कोसेकेंट मतलब कि जो 2π आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के एंड में है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। आप चेक कर लेना, आप चेक कर लेना। देखो ये ग्राफ हमेशा खुद को रिपीट करता रहेगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ध्यान से देखो, -π/2 पर कोसेकेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये वैल्यू जो है ये सारी नेगेटिव वैल्यू से इस तरह से देगा। 3π/2, तो अगर हम -3π/2 की बात करें तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। कोसेकेंट ऐसा करते हैं, -300 चेक करते हैं, ठीक है, खुद देखना पॉजिटिव आएगी। ये कितना आएगा, -कोसेकेंट 300। इसको क्या लिखोगे, -कोसेकेंट 300 की मैंने चेक की थी अभी, -कोसेकेंट 60, माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट 60, और कोसेकेंट 60 की आपको वैल्यू पता, प्लस वैल्यू आएगी, मतलब ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है ये हमारा बनेगा। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका कोसेक का ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। देखो अगर आप इसको समझ के करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया था, ये भी आपको समझा दिया था। 5π/2, 5π/2 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, ठीक है। -π/2, -π/2 का मतलब होता है कि वो यहाँ पर है, -π पर उल्टा चल रहे हैं, तो ये थर्ड और फोर्थ के बीच में है, तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। -3π/2, तो यहाँ से हम उल्टा जाएंगे, तो -3/2 यहाँ पर आएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है कि रेंज क्या होगी अकॉर्डिंग टू ग्राफ, क्योंकि इसकी रेंज मैं आपको ग्राफ पर ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ रेंज, कोई भी चीज़ हम क्रैम नहीं करेंगे, तो रेंज क्या होगी। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको टैन का ग्राफ दिखाऊं, तो मैंने आपको बोला था कि एक इंटरवल पकड़ लो, एक इंटरवल पकड़ा तो प्लस इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, तो जीरो बीच में ही है। अब एक इंटरवल ये पकड़ लेते हैं, ध्यान से देखो, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पर भी ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 1 इंक्लूड है, 1 जो है वो इंक्लूड है। अब उसके बाद मतलब ये वैल्यू यहाँ पर गैप है, मतलब ना तो ये 0 आ रहा है, ना इसकी वैल्यू कहीं पर मतलब कि 0 और 1 के बीच में आ रही है, मतलब ऊपर ऊपर ही है। इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 तो है, -1 से नीचे सभी वैल्यूज़ हैं उसके, मतलब -इन्फिनिटी तक। तो ये जो बीच में गैप है इसको कैसे दिखाएंगे, इसकी रेंज कैसे होगी, -इन्फिनिटी से लेके -1, सॉरी यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि -1 इंक्लूड है, -1 वैल्यू है, यूनियन
1 से लेके इन्फिनिटी, मैं लिख देता हूँ, अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो पहली बात तो इन्फिनिटी के आगे हमेशा हम ओपन ब्रैकेट डालते हैं, 1 को इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको पता है कोसेकेंट की वैल्यू 1 होती है, चेक करो 1 होती है, सेम वैसे -1 भी होती है, तो इंक्लूडेड है। अब देखो ध्यान से, ना तो -1 और 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है हमारा, तो ये गैप जो है वो हमारा खाली है। इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आपका -1 है, ये 1 है, तो ये सभी वैल्यूज़ हैं, ये सभी वैल्यूज़ हैं, बीच में गैप है, तो बीच में गैप को मैंने यूनियन से दिखाया। तो इस तरह से ये मैंने आपको रेंज भी लिख के दिखाई है आपको। आई होप ये ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो ये आपका लास्ट ग्राफ है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, सीकेंट फंक्शन। सीकेंट क्या होता है? 1/cos। अब cos भी अगर 0 होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, और cos 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है, वेर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो इसलिए ये डोमेन में ये नंबर्स नहीं आ सकते, तो डोमेन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब रेंज की बात करते हैं। अब ये फिर से आपको पता है कि जितने भी π/2 के मल्टीपल हैं, ऑड मल्टीपल हैं, वो सभी हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर रहे हैं, इसलिए उनको मैंने डॉटेड लाइन लगा दी। इसको हमेशा की तरह टेबल लेके रफ में डिस्कस करते हैं। तो सीकेंट 0 कितना होता है? 1। तो अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो सीकेंट 0 1 है। उसके बाद 2/√3, फिर √2 है, फिर 2 है, मतलब ये इंक्रीज़ हो रही है 30। तो इस तरह से ये इंक्रीज़ करती जा रही है, और सीकेंट π/2 नॉट प्लस इन्फिनिटी है, तो ये इस तरह से इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो सीकेंट अगर -30 की बात करें, तो सीकेंट -30 मतलब कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो ये सेम वैल्यूज़ ही हमें देगा, ये सेम वैल्यूज़ ही हमें देगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक बार और चेक करते हैं पाई पर। अब सीकेंट पाई कितना होता है आपको पता है? -1, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि इसकी वैल्यूज़ को भी चेक करोगे, जैसे 120 अगर चेक करोगे, सीकेंट 120 और सीकेंट 150, ठीक है। तो सीकेंट 120 मतलब सीकेंट 180 - 60, सीकेंट 180 - 30 कितना आएगा? सीकेंट 60 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। सीकेंट 60 कितना है? -2 तो यहाँ पर कितना आएगा? -2/√3। अब नेगेटिव में ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर अगर मान लो ये -1 है, यहाँ पर अगर -2 है, तो मतलब कि 60 सीकेंट 120 पर वैल्यू यहाँ पर है, और अगर देखो ये अगर 120 है ये, तो 120 पर ये वैल्यू आ रही है, और अगर हम आगे जाएं 150 पर, उससे छोटी आ रही है। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आप इसके आगे भी चेक कर सकते हो, सीकेंड 210, ठीक है। तो सीकेंड को क्या लिखोगे? 180 + 30, तो सीकेंड 30 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव होता है, तो सेम वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये इसी तरह से डील करेगा। तो ये क्योंकि 3π/2, अब इसको भी ग्राफ पे चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, सीकेंड -π, ये नीचे क्यों बना है? सीकेंड -π कितना होता है? सीकेंड पाई। अब ये -1 है, मतलब इसकी वैल्यू, अब इसको ऐसे मत चेक करो, चलो छोड़ो। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 2π के बाद 5π/2, इसके बीच में अगर चेक करें, ये ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, आप चेक करना चाहते हो तो आपको पता है 3π/2 और 5, 3 और 5 के बीच में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ और फर्स्ट। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये ऊपर की ओर बनेगा। ये देखो -π/2 और -3π/2, अगर हम उल्टा राउंड लेंगे तो ये -π/2 होगा, ठीक है, ये -π और ये -3π/2, इनके बीच में ध्यान से देखो ये नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो इसलिए नीचे है। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है ये हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता। अब देखो ये ग्राफ, आई होप ये आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है, मैंने पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर लास्ट में अकॉर्डिंग टू ग्राफ उसकी रेंज लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप मेरे को बताना रेंज। फिर से वही बात है, यहाँ से 1 तक मतलब की वैल्यू आ रही है, और यहाँ -1 तक आ रही है। यहाँ 1 से सारी ऊपर वैल्यूज़ हैं, और वहाँ पर मतलब इस तरह से है। तो रेंज इसकी बिल्कुल कोसेकेंट फंक्शन के जैसी है। अब ये जो रेंज है ये आपको देखने में अजीब लग सकती है, बट अगर आप इसको फील करोगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो ख़त्म है।
यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म है। तो लास्ट में फिर से वीडियो में यही कहूँगा, ये कंप्लीट वीडियो जो है, मुझे पता काफ़ी 1 घंटे से भी ज़्यादा इसको हो गया है, बट अगर आप इसको देख लोगे ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे तो बस फॉर्मूला या ऊपर से क्रैम करना है, तो उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज के बारे में बताया कि क्वाड्रेंट्स कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ, ट्रिक्स भी बताई हुई हैं। तो अब उससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको डीप में जाना है ताकि आपको आगे जाके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में या एग्ज़ाम्स में बैठने में कोई दिक्कत ना आए, आपको कहीं पर ऐसा ना लगे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो वो बोलते हैं ना बेसिक्स हैं वो वीक हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से, मतलब मैंने वो पहले बताया था कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सोचा कि कैसे बनाऊँ। कुछ बच्चों को ये वीडियो बोरिंग लग सकती है, क्योंकि जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये फालतू का काम है, बट जो बच्चे इसको डीप से करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। आई होप जितने एफर्ट्स मैंने लगाए हैं उतने ही एफर्ट्स से आप इसको पढ़ोगे, और मेरे एफर्ट्स अगर आप फील कर पाओगे तो आप खुद भी, मतलब कि आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगी कि यस मुझे भी करना है। अगर मैं आप मतलब कि अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा सकता हूँ, तो आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट क्यों नहीं लगा सकते। और इसी मोटिव से ये मैंने वीडियो बनाई है, ताकि किसी भी तरह के हम हर एक बच्चे को कवर कर पाएँ, हर एक बच्चे तक जा पाएँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है या मैथ्स में किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, बच्चों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।